हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लाइफ स्किल्स आपका विषय है। सुपर टेट में 10 नंबर का पूछा जाता है और आज इसकी हम थर्ड क्लास की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें एक नया टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है व्यावसायिक आचरण एवं नीति, यानी बिजनेस एथिक्स। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में हम इस क्लास में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। बहुत ही सरल भाषा में आपको सारी चीजें समझ में आएगी विद द हेल्प ऑफ हैंड रिटन नोट्स। तो आप सभी दोस्तों एक बार फटाफट से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी साथी क्लास से जुड़ जाएं और अच्छे से सीख पाए, क्योंकि आप ही सबके लिए ये क्लास चलाई जा रही है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने आज के टॉपिक की। हमने पिछली 2 क्लासेस में लाइफ स्किल्स के बारे में पूरा डिटेल में जान लिया है। आज से नए टॉपिक की शुरुआत हो रही है जिसका नाम है व्यावसायिक आचरण एवं नीति। इसको हम प्रोफेशनल एथिक्स इंग्लिश में या बिजनेस एथिक्स भी हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यही जानेंगे कि व्यावसायिक आचरण जानने से पहले हमें पता हो कि व्यवसाय क्या होता है, हम व्यवसाय या बिजनेस कहते किसे हैं। ठीक है, तो शुरुआत से शुरू करेंगे। बिल्कुल आपको एक एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो इसी के साथ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज की अपनी इस क्लास की। तो सबसे पहले हम दोस्तों जानेंगे व्यवसाय किसे कहते हैं। देखिए, आप अपनी जीविका का यापन करने के लिए या आप कह लीजिए कि अपना जीवन यापन करने के लिए आप कोई ना कोई कार्य जरूर करते हैं। अभी आप नहीं करते तो आपकी फैमिली मेंबर्स करते हैं, आपके फादर करते हैं, मदर करती है। ठीक है, वो काम किस लिए करते हैं? ताकि जीवन को कुशलता पूर्वक हम जी सके, हमें खाने पीने की चीजें मिल सके। तो उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ काम करना होता है जिससे कि हमें हमारी इनकम हो, है ना। तो हर कोई किस लिए वर्क करता है? आर्थिक सहायता के लिए, यानी कोई ना कोई उसको बदले में कुछ क्या मिले, धन मिले या इनकम हो उसकी, जिससे कि वो अपनी जीविका के साधनों को खरीद सके, उनका यूज कर सके। और अगर इसी चीज को हम एक किताबी भाषा में जानना चाहेंगे तो कैसे जानेंगे कि व्यवसाय से आशय है किसी भी कार्य में व्यस्त रहना जिसमें आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हो, वही क्या है? व्यवसाय है ना। कोई भी कार्य हो, चाहे वो एक शिक्षक का हो, क्योंकि शिक्षक भी एक व्यवसाय या फिर एजुकेशन भी एक व्यवसाय के अंतर्गत आया। कब आया इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन ये भी एक अब व्यवसाय ही है, क्योंकि एक शिक्षक भी जब पढ़ाता है उसको भी क्या होती है? आर्थिक सहायता मिलती है ना। चाहे कोई और कार्य किया जाए जिसमें जैसे डांसिंग हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है ना। इसके अलावा कपड़े का बिजनेस हो सकता है, ज्वेलरी का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी ऐसा कार्य जिसमें आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हो, वही क्या है? व्यवसाय है। यह हम इसको एक साधारण सी भाषा में ये कह सकते हैं कि जीवन यापन करने के लिए किया गया कार्य ही व्यवसाय कहलाता है। ठीक है दोस्तों, व्यवसाय के कुछ प्रमुख लक्षण होने जरूरी है, तभी हम उसको व्यवसाय कहेंगे। क्या क्या लक्षण होने जरूरी है व्यवसाय के? सबसे पहला और जरूरी बात कि आपको कोई भी व्यवसाय शुरू करने से पहले कुछ निश्चित कौशल सीखने की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप एक टीचर वाले व्यवसाय को चुनते हैं, जैसे कि आपका प्रोफेशन क्या होगा आगे, आप टीचर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो क्या बताया, पहला लक्षण क्या होना चाहिए कि कुछ निश्चित कौशलों की आवश्यकता होती है किसी भी व्यवसाय में। तो आपके लिए क्या जरूरी है कि आपने टीचिंग की कोई ट्रेनिंग कर रखी हो, बीएड हो, डीएलएड हो, है ना, कुछ भी हो ऐसा कोई भी। तो आपको शिक्षक बनने के लिए आपके अंदर वो शिक्षक वाले कौशल भी होना चाहिए। आपको पढ़ाना समझाना बच्चे को आना चाहिए, सबसे पहली जरूरी बात। ऐसा ही अन्य व्यवसाय में भी जरूरी होता है ना। आप अगर ज्वेलरी का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको उसकी पहचान समझ होनी चाहिए, तो निश्चित कौशलों की आवश्यकता होती है। दूसरा क्या है? दूसरा प्रमुख लक्षण है व्यवसाय में हमें कुछ अनुभवों की आवश्यकता होती है।
अनुभव कहाँ से प्राप्त होंगे? किसी प्रशिक्षण से प्राप्त होंगे, है ना। जो आपको अनुभव प्राप्त होंगे वो आप किसी भी इंस्टीट्यूट से ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि आपने शिक्षक बनने के लिए ट्रेनिंग ली है ना, प्रशिक्षण लिया है, तो ये भी आपको अनुभवों की भी आवश्यकता होती है व्यवसाय में। तीसरा है व्यवसाय समाज की प्रगति में सहायक होता है। अब जैसे एक टीचर, शिक्षक को अगर हम देखें कि वो कैसे सहायक होगा समाज की प्रगति में, भाई बच्चों को पढ़ाएगा, इसके साथ साथ अपनी फैमिली का भी भरण पोषण करेगा जो उसको इनकम हो रही है उससे, तो कहीं ना कहीं वो क्या करता है, समाज के भी प्रगति में अपना योगदान देता है। ठीक है, शिक्षक के अलावा और भी अगर कोई भी व्यवसाय कर रहा है तो वो अन्य लोगों को भी काम देगा, है ना, उनको सैलरी देगा, तो इससे क्या हो रहा है, समाज की प्रगति हो रही है। अगर वो कोई किराने की दुकान है तो वो भी तो एक प्रगति में मदद कर रहा है। कैसे कि भाई आसपास के जितने लोग हैं उनको उनकी जरूरतों की चीजों को मुहैया करा के वो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, समाज के लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। तो ये सब क्या है, ये प्रमुख लक्षण है किसी भी व्यवसाय के। आगे बात करें, समाज के लोगों को समुचित सुविधाएं उपलब्ध करवाने में सहायक होता है। तो यही चीज मैंने आपको अभी समझाई। क्लियर हो गया? अभी हमने समझा व्यवसाय क्या है, कि भाई कोई भी कार्य करे जिससे कि हमें क्या मिले, आर्थिक सहायता मिले या हमारी इनकम हो, कुछ अर्जित करें हम, वही क्या है, व्यवसाय है। व्यवसाय कुछ भी हो सकता है आपका, है ना। इसके अलावा हमने देखे व्यवसाय के क्या क्या लक्षण होते हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको मैं बताऊं कि अगर कोई भी आप व्यवसाय कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो उस बिजनेस को चलाने के लिए उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कुछ कंडीशंस होती है जिनको आपको फॉलो करना होता है ना। क्या क्या, जैसे अनुशासन में रहना, है ना, सत्यता का आपको गुण हो सकता है ना। इसके अलावा दूसरों की मदद करना, टीम वर्क करना, है ना। और एक शिक्षक के व्यवसाय की अगर बात करें तो उसमें ईमानदारी का गुण होना चाहिए, दयालुता का गुण होना चाहिए, है ना। तो ये सब इन सभी की आवश्यकता पड़ती है किसी भी बिजनेस को सफल बनाने के लिए। एक बिजनेस तभी सफल होगा जब उसमें ये सारी मोरालिटीज फॉलो की जाएगी, है ना। तो इसी के लिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है इसके अंदर, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, व्यावसायिक आचरण एवं नीति। व्यवसाय हमने देख लिया, अब हम देखेंगे व्यावसायिक आचरण या व्यावसायिक नैतिकता, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस एथिक्स। ठीक है, तो देखते हैं चलिए क्या होता है व्यावसायिक आचरण। दोस्तों किसी भी व्यवसाय में या व्यावसायिक जगत में क्या सही है और क्या गलत है, क्या उपयुक्त है, क्या अनुपयुक्त है, क्या मानवीय है, क्या अमानवीय है, अगर आप इसके बीच में अंतर कर पाते हैं और सही चीज का चुनाव करते हैं, यही क्या कहलाती है, व्यावसायिक नैतिकता कहलाती है। समझे आप? यानी आप जो भी व्यवसाय कर रहे हैं उसमें किसी भी समाज के किसी भी पर्सन का लॉस नहीं होना चाहिए, किसी को भी उससे हानि नहीं होनी चाहिए। आपको ऐसे कार्य करने हैं, ऐसा व्यवसाय चुनना है, उसमें ऐसे कार्य करने हैं जो कि सही हो, उपयुक्त हो और मानवीय हो। ठीक है, यही क्या है, आपकी व्यावसायिक नैतिकता है। क्लियर हो गया आपको बहुत अच्छे तरीके से? देखो व्यवसाय को एक बार फिर से यहाँ समझाया गया है कि किसी कार्य कौशल विशेष पर आधारित व्यवसाय जिसे अपनाकर व्यक्ति अपना क्या करता है, जीविकोपार्जन करता है, अपनी जीविका का संचालन करता है सही ढंग से। तो ये व्यवसाय होगा और व्यावसायिक नैतिकता हमने देख लिया है। अब जो प्रमुख परिभाषाएं हैं आपके पेपर में पूछी जा सकती है उनको हम लोग देखेंगे। और सबसे पहली परिभाषा, दो ही परिभाषा की बात करेंगे, आपको ये ध्यान रहेगी अगर आप ध्यान से सुनेंगे अभी, है ना। आपको इसके बाद भी बार बार इसको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्लास में सारी चीजें आपको क्लियर होगी। और दोस्तों आप लोग शेयर नहीं करते हैं, जो कि मुझे आपसे शिकायत रहती है, क्योंकि अगर मैं आपके लिए क्लासेस ले रही हूँ तो ये जरूरी है कि आप लोग उसको शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस क्लास को देख पाए, जुड़ पाए, इससे सबको इसका लाभ मिल पाए। ठीक है, तो ये आप भी मुझे मोटिवेट करने का काम जरूर करेंगे, ये मुझे आपसे आशा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट परिभाषा है गैरेट महोदय के अनुसार। किसके? गैरेट महोदय के अनुसार। इन्होंने क्या बताया
व्यावसायिक नैतिकता के बारे में, तो इन्होंने कहा व्यावसायिक नैतिकता का संबंध मुख्य रूप से उन व्यावसायिक लक्ष्यों एवं तकनीकों से है जिससे मानवीय उद्देश्यों की पूर्ति होती है ना। क्या बताया इन्होंने कि व्यावसायिक नैतिकता क्या है? वे व्यवसाय के वे लक्ष्य है, वे तकनीक है जिनसे मानवीय उद्देश्यों की पूर्ति हो, वही क्या है? व्यावसायिक नैतिकता है। इसी प्रकार से व्हीलर महोदय ने भी एक परिभाषा दी है जो कि इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बताया कि व्यावसायिक नैतिकता वह कला या विज्ञान है जो समाज के विभिन्न वर्गों एवं संस्थाओं के साथ उचित संबंध बनाए रखती है ना। समाज के विभिन्न वर्गों और समाज की विभिन्न संस्थाओं के साथ क्या करती है? उचित संबंध बनाए रखती है तथा नैतिक उत्तरदायित्व निश्चित करती है ना। कि भाई अगर आप एक फैक्ट्री चला रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप अगर मान लीजिए कोई केमिकल फैक्ट्री है तो आपको ध्यान रखना है कि आप उसका गंदा पानी नाले में न डालें। इसके अलावा जो चिमनियां पॉल्यूशन छोड़ रही है उनको एक भीड़ भाड़ वाले एरिया से दूर स्थापित करें, है ना। तो ये छोटी छोटी सी चीजें जो कि समाज के वर्गों का भी ध्यान रखे, है ना। तो ऐसे कार्य करने हैं और अच्छे संबंध मेंटेन करने हैं, वही क्या कहलाएगा? आपका व्यावसायिक नैतिकता कहलाएगा, है ना। आपको देखना है क्या सही है और क्या गलत है, यही क्या है? व्यावसायिक नैतिकता है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर एक चीज आती है वह है व्यावसायिक नैतिकता के प्रकार। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ से आपका सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है कि व्यावसायिक नैतिकता के कितने प्रकार होते हैं या कौन कौन से होते हैं। तो हम आपसे डिस्कस करेंगे, इसके केवल 2 प्रकार है। व्यावसायिक नैतिकता के केवल 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रमाणिक नैतिकता और दूसरा होता है व्यवहारिक नैतिकता या फिर आप कह सकते हैं वर्णनात्मक नैतिकता। अब ये क्या है दोस्तों? प्रमाणिक नैतिकता यानी जिसमें आपको प्रमाण देने की आवश्यकता पड़े, वो प्रमाणिक नैतिकता। अब भाई प्रमाण देने की आवश्यकता कहाँ कहाँ पड़ेगी? जैसे आप सोने की शुद्धता को मापते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल करके नोट लिख लीजिए, ठीक है। सोने की शुद्धता का आपको क्या देना पड़ता है? प्रमाण देना पड़ता है, ठीक है। सोने की शुद्धता कि ये 24 कैरेट का है ना, हॉलमार्क लगा है। खाने की वस्तुओं पर भी आपको प्रमाण देना पड़ता है, उस पर लिखा हुआ होता है। तो ऐसी सारी वस्तुएं क्या है? प्रमाणिक में आपको क्या दिखानी पड़ती है? प्रमाणिक नैतिकता दिखानी पड़ती है। उसमें प्रमाण की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर बात करें वर्णनात्मक नैतिकता की, व्यवहारिक नैतिकता की, तो यहाँ प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल शिक्षा में आपको कौन सी नैतिकता मिलेगी या शिक्षण में आपको कौन सी नैतिकता मिलेगी? शिक्षण में मिलेगी वर्णनात्मक नैतिकता या व्यवहारिक नैतिकता। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिक्षण में कौन सी नैतिकता मिलती है आपको, या कौन सा व्यावसायिक नैतिकता का प्रकार होता है, प्रमाणिक या वर्णनात्मक या व्यवहारिक। आप इसको बोल सकते हैं तो आप बताएंगे कि वर्णनात्मकता नैतिकता शिक्षण में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ आपको प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि आप उसको वर्णन करके ही समझाते हैं, पेश करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया आप सभी को? एक बार थम्स अप करके आप लोग इसका आंसर करेंगे। इतना आप सभी को क्लियर है कि व्यावसायिक नैतिकता क्या है, व्यावसायिक नैतिकता को आप कैसे परिभाषित करेंगे। इसके अलावा व्यावसायिक नैतिकता के 2 प्रकार होते हैं, प्रमाणिक और वर्णनात्मक नैतिकता। शिक्षण में कौन सी मिलेगी? वर्णनात्मक नैतिकता। क्लियर? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे व्यावसायिक नैतिकता के क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र होते हैं व्यावसायिक नैतिकता के। तो इस चार्ट के माध्यम से आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। देखिए व्यावसायिक नैतिकता बिजनेस एथिक्स के को कहाँ कहाँ आप यूज करते हैं? भैया शिक्षा में कर सकते हैं बिल्कुल, और हमें जो आगे पढ़ना है वो शिक्षा में व्यावसायिक नैतिकता ही हमें पढ़नी है। हमें यही वाला क्षेत्र पढ़ना है, हमें बाकी नहीं पढ़ने हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ व्यावसायिक नैतिकता का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से इसके क्षेत्र है। तो पहला हो गया शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक नैतिकता।
चिकित्सा के क्षेत्र में भी आपको व्यावसायिक नैतिकता का पालन करना है, कृषि के क्षेत्र में भी, है ना। यानी आपको पता होना चाहिए भाई किस समय पर क्या कार्य होना चाहिए, अनुशासन में रहना, ईमानदारी। इसके अलावा कृषि में कोई भी ऐसा पदार्थ प्रयोग ना करे जिससे कि वहां की मिट्टी को हानि हो, है ना। ये सारी चीजें आपको देख करके चलनी है, तो हर एक चीज में ये फॉलो होगा। कानून के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, तो ये सभी क्या है, व्यावसायिक नैतिकता के क्षेत्र होते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग जानेंगे शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक नैतिकता। ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक नैतिकता दो लोगों के बीच हमें देखने को मिलेगी। पहला तो शिक्षक और दूसरा कौन सा होगा, शिक्षार्थी, है ना। क्योंकि शिक्षण के कार्य में किस किस का रोल होता है, एक तो शिक्षक का और दूसरा शिक्षार्थी का। तो एक शिक्षक में व्यावसायिक नैतिकता कि कौन कौन से गुण होने चाहिए वो आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे दोस्तों एक शिक्षक में ईमानदारी जरूर होनी चाहिए, वह अपना कार्य ईमानदारी से करे, सही समय पर इस विद्यालय में आए, है ना, पाठ्य वस्तु को सही ढंग से प्रस्तुत करे और बच्चों में रुचि जागृत करे, सीखने के प्रति, समझने के प्रति, अपने कार्य को बहुत अच्छे से करे। और अगर किसी भी बालक की कोई भी परेशानी है, कोई भी कठिनाई है, कोई भी वो गलती कर रहा है तो उसका सुधार भी करे। तो अपने सबसे पहला क्या है, सबसे पहला गुण है एक शिक्षक का ईमानदारी। उसको अपना कार्य बहुत ईमानदारी से करना है, क्योंकि बच्चे का रोल मॉडल एक शिक्षक ही होता है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा है धैर्यता या धीरता, है ना। एक शिक्षक का धैर्य होना बहुत अधिक आवश्यक है। अगर कोई शिक्षक धैर्य नहीं है, उसके अंदर धैर्यता का गुण नहीं है, तो वो अच्छा शिक्षक कभी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक समय या हर समय परिस्थिति अनुकूल नहीं होती है। हर एक विद्यार्थी जो है एक तरह का नहीं होता है, उसकी समझ एक तरह की नहीं होती है। सबकी समझ बच्चों की अलग अलग होती है, अलग अलग तरीकों से उनको समझाना पड़ता है। कोई बच्चा एक बार में समझ लेता है और किसी को 10 बार में भी समझ नहीं आता है। तो ऐसे में आप उसको भड़ भड़ करके मुक्के मार के उसको ये नहीं बोलेंगे कि बैठ जाते तो ये कुछ समझ नहीं आएगा, नहीं। आपको धैर्यता का परिचय देते हुए उस बच्चे को तब तक सिखाना है जब तक कि उसको समझ ना आ जाए। अलग अलग आपको तरीके अपनाने हैं उस बच्चे को समझाने के, जिससे वो उस चीज को समझ पाए। ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाएगा कि भाई मुझे तो सर दर्द हो गया है, अब अपना घर रहना, तुझे कोई नहीं सिखा पाएगा। इस तरह की बातें या ऐसे आपको गिव अप नहीं करना है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा गुण है एक शिक्षक का। इसके अलावा है दोस्तों पारदर्शिता। पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी, यानी आपको बहुत ही शुद्धता के साथ, या आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने आपको अपने मन की बात बताई, है ना, जो उसको वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर रहा था, कोई इमोशनल बात थी, कुछ भी थी, उसकी कमी थी कोई, और आपने उस बच्चे के मुड़ते ही किसी दूसरे बच्चे से या किसी दूसरे अध्यापक से उसकी वो बात कर दी, जो कि वो शेयर किसी और से नहीं करना चाहता था। तो यानी आपने उसके सामने तो बोला ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन आपने किसी और को बताया। तो इसमें क्या हुआ, वो दोगलापन नहीं होना चाहिए किसी भी अध्यापक में, है ना। तो पारदर्शिता आप में होनी चाहिए। आगे दोस्तों आ जाता है आपका दयालुता का गुण। एक शिक्षक का दयालु होना भी बेहद आवश्यक है। दया का भाव उसको रखना है बच्चों के प्रति। मार पिटाई, झगड़ा, इस तरीके से डांटना डपटना, ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। दयालुता का भाव आपके मन में, अध्यापक के मन में होना ही चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जवाबदेही। जवाबदेही से मतलब है कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझे। अगर आप किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, आपकी क्लास में से कोई बच्चा उठ करके बाहर सड़क पर भाग जाता है, उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, मान लीजिए चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया या बच्चा गुम हो गया, तो वहां आपकी जवाबदेही बनती है कि आपकी कक्षा से बच्चा बाहर कैसे गया, और आपको उसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी। वहां पर आपको उसका आंसर करना पड़ेगा कि कैसे बच्चा बाहर गया। वो आपकी जिम्मेदारी है जब तक आपके साथ है। ठीक है, तो ये जवाबदेही भी, एक अध्यापक को जवाबदेह होना आवश्यक है। इसके अलावा दोस्तों विश्वसनीयता।
एक अध्यापक के ऊपर बच्चों को पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो ये पढ़ाएगा वो सही होगा। और अगर बात करें उन दोनों के बीच में विश्वास का भाव भी होना जरूरी है, बच्चे और अध्यापक दोनों के बीच में, ठीक है। तभी उनकी बॉन्डिंग जो है बहुत अच्छे से बन पाएगी, एक दूसरे को समझ पाएंगे अगर वो भरोसा करते हैं अपने अध्यापक पर, अपने टीचर पर। आगे बात करें दोस्तों अनुशासन। अगर एक शिक्षक ही अनुशासनहीनता दिखाता है या अनुशासित नहीं रहता है तो बच्चे कैसे रहेंगे, आप खुद सोच सकते हैं। क्योंकि बच्चे हमेशा किसको नोटिस करते हैं, अध्यापक को, उसकी जैसा बनना चाहते हैं। और जैसा अध्यापक बच्चों के सामने अपने आप को प्रस्तुत करेगा वैसा ही बच्चे सीखेंगे। तो एक शिक्षक का आत्म अनुशासन होना उसके अंदर, या स्वयं अनुशासित होना बेहद आवश्यक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे सत्यवादी। जैसा अध्यापक बोले उसको पूरा करे, इसके अलावा सच बोले, है ना। ऐसा ना हो कि बच्चों के सामने झूठ नहीं उसको बोलना है। तो यहाँ पर ये भी गुण किसके अंतर्गत आता है, शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक नैतिकता का गुण है। आगे चले आत्मविश्वास। ये एक बहुत बड़ा हथियार होता है शिक्षक के पास, आत्मविश्वास होना बेहद जरूरी है, कॉन्फिडेंस होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर एक शिक्षक के अंदर ही आत्मविश्वास की कमी है तो ना तो वो शिक्षार्थी को सही से उस पाठ्य वस्तु को समझा पाएगा, बल्कि शिक्षार्थी के अंदर भी कहीं ना कहीं फिर आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी। अगर शिक्षक के अंदर स्वयं में आत्मविश्वास नहीं है, शिक्षक ही कॉन्फिडेंट नहीं है, तो शिक्षार्थी भी नहीं हो पाएगा। और सबसे खास करके दोस्तों यहाँ पर जो प्राथमिक अध्यापक होता है, प्राथमिक शिक्षक होता है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वहीं से बच्चे में जो कॉन्फिडेंस आना होता है वो शुरुआत से ही हो जाता है। और अगर दब्बू किस्म का होना होता है वो शुरुआत से ही हो जाता है। तो एक शिक्षक जैसा चाहे उसको उसके अंदर वो गुण डाल सकता है, ठीक है, जो चाहे उसको वो सिखा सकता है। यही सारे गुण एक शिक्षार्थी के अंदर भी होने चाहिए, अनुशासन का, ईमानदारी का, है ना। आपको बच्चे को यही सारे गुण ट्रांसफर करने हैं। तो ये सब हमने सीखा शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक और शिक्षार्थी के अंदर व्यावसायिक नैतिकता के गुण या तत्व। इसको थोड़ा सा और विस्तार से हम लोग समझेंगे कि शिक्षक के व्यावसायिक आचरण के गुण कौन कौन से यहाँ पर होने चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं क्वालिटीज ऑफ ऑक्यूपेशनल बिहेवियर ऑफ टीचर। एक अच्छे शिक्षक में व्यावसायिक आचरण के गुण निम्नलिखित हो सकते हैं। जैसे कुछ उसके व्यक्तिगत गुण होंगे जो कि हमने अभी डिस्कस करे कि भाई संवेदनशील हो, है ना। इसके अलावा दोस्तों क्षमा करने वाला उसका व्यवहार हो, और आत्म अनुशासित हो, सहानुभूति देता हो, अच्छा व्यवहार हो, अच्छी आदतें हो। इसके अलावा बौद्धिक और भावनात्मक गुण भी एक शिक्षक के अंदर कैसे कैसे होने चाहिए कि स्वयं वो चिंता मुक्त रहेगा, तभी बच्चों को भी वो सही से समझा पाएगा, उनकी परेशानियों को दूर कर पाएगा। अगर वो खुद ही बहुत चिंताग्रस्त है, अपने आप में बहुत ही कन्वर्टेड सा है, कंजर्वेटिव सा है ना, समझ नहीं पा रहा है, खुद एक ऐसी परिस्थिति में फंसा हुआ है, तो बच्चे को कैसे फिर वो परेशानियों से दूर करेगा, कैसे उनको अच्छे से डील कर पाएगा। एक शिक्षक का आशावादी और सकारात्मक दृष्टिकोण होना भी बेहद आवश्यक है। इसके अलावा दोस्तों सामाजिक तथा आचार संहिता के गुण कैसे कैसे होने चाहिए, उसमें आत्मविश्वास हो, है ना, विश्वसनीयता का गुण उसके अंदर होना चाहिए, निष्पक्ष व्यवहार करता हो, धर्म जाति को लेकर के, रंग भेद को लेकर के उसमें क्या हो, समान व्यवहार करता हो। इसके अलावा विषय वस्तु का गुण, अच्छी पुस्तकें, विषय वस्तु, ये सारी चीजों को सही से एक्सप्लेन करना, अपने कौशलों का प्रयोग करना, अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करना उसको आता हो। शिक्षण कौशल का ज्ञान एक अध्यापक को भी हो, है ना, तभी खोजपूर्ण प्रश्न बच्चे से पूछे ताकि वो उसका सही से आंसर खोजे बच्चे और बताए, ठीक है। व्याख्यान विधि, ये सारे उदाहरणों का प्रयोग करना, ये सभी कौशल भी एक शिक्षक को आने चाहिए। और वहीं अगर बात करें शिक्षक के व्यक्तिगत गुण की, तो उसका जो व्यक्तित्व है वो कैसा होना चाहिए, बहुत प्रभावी होना चाहिए। प्रभावी इन द सेंस, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि शिक्षक के व्यक्तित्व
में सारे के सारे पक्ष शामिल हो जो भी हमने ऊपर एक्सप्लेन किए, क्योंकि छात्र यदि किसी शिक्षक के व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं तो वे उसके शिक्षण में भी क्या करते हैं, रुचि लेते हैं। अगर उनको उनका कोई फेवरेट टीचर या फेवरेट सर मैम होता है कोई भी, तो वे उसकी क्लास में बहुत ही रुचि लेते हैं, मन लगाकर उसमें अधिगम करते हैं उसकी कक्षा में। ठीक है, और अगर लगता है कि भाई ये तो बढ़िया टीचर नहीं है, बढ़िया मास्टर नहीं है, तो फिर वो उसकी कहाँ ध्यान से बात सुनेंगे। तो एक प्रभावी व्यक्तित्व होना चाहिए शिक्षक का। इसके अलावा शिक्षक में सहानुभूति की भावना हो, शिक्षक को छात्रों के प्रति सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करना भी आना चाहिए, तभी छात्र शिक्षक के प्रति अपना जुड़ाव महसूस करेंगे और अपनी समस्याओं को शिक्षक के सामने साझा करेंगे, उसके साथ में डिस्कस करेंगे। तो शिक्षक में ये सारे के सारे गुण होना आवश्यक है, एक व्यावसायिक आचरण के ये सारे गुण होना जरूरी होता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखेंगे। कल इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर भी हम लोग देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अगर आपको क्लास सेशन पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना आपको नहीं भूलना है, अपने दोस्तों को भी प्लीज शेयर करिए। ठीक है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। सो थैंक यू सो मच गाइस, और फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।